चलें जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे ऑफ़र के बारे में, और ऑफ़र के बारे में तमाम डिस्कशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हो गई थी। याद आ रहा है? जल्दी से कुछ बातें सुन लेते हैं। सर, जो शख्स ऑफ़र करता है, ऑफरर जिसको ऑफ़र दी जा रही होती है, ऑफरी, ठीक है। हमने एसेंशियल्स पे बात की थी, और एसेंशियल्स के बारे में मैंने आपको क्या कहा था कि सर ऑफ़र क्या होनी चाहिए, डेफिनेट एंड क्लियर होनी चाहिए। डेफिनेट एंड क्लियर का क्या मतलब है कि सर ऑफर की तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्ली डिफाइंड होनी चाहिए, किसी भी किस्म का उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद फिर हमने क्या कहा था कि सर और क्या होने चाहिए एसेंशियल्स में, कम्युनिकेशन। किसको होनी चाहिए कम्युनिकेशन? ऑफरी को। ऑफरी को क्या हो जानी चाहिए, कम्युनिकेशन हो जानी चाहिए। देन हाँ, फिर टू पार्टीज होनी चाहिए। और याद आ रहा है सर, कंडीशन में एक नेगेटिव कंडीशन था और एक सिंपल कंडीशन था। कंडीशन हो सकती है लेकिन नेगेटिव कंडीशन नहीं हो सकती। सर प्राइस इंक्वायरी जो है वो ऑफर की टाइप नहीं है, वो ऑफर नहीं काउंट होता है। सही है, प्राइस इंक्वायरी को हम क्या कहते हैं, इट इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन। वो क्या है, इंफॉर्मेशन है जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और सर इनविटेशन टू एन ऑफर भी ऑफर नहीं होता। इनविटेशन टू एन ऑफर में हमने एग्जांपल डिस्कस की थी सर, विंडो डिस्प्ले शॉपिंग, एडवर्टाइजमेंट, ऑक्शन सेल, कार फॉर सेल, रेस्टोरेंट्स, ये सारी की सारी चीजें आपको याद आ रही होंगी। फिर हमने कहा था कि सर रिवोकेशन होती है ऑफर की। ऑफर की रिवोकेशन कैसे हो जाएगी सर? नंबर 1, लैप्स ऑफ टाइम की वजह से हो जाएगी। लैप्स ऑफ टाइम में कितनी बातें होंगी? 2 बातें। या तो ऑफर क्या हो जाएगी, या तो ऑफर के अंदर स्पेसिफिकली टाइम गिवन होगा या टाइम गिवन नहीं होगा। अगर टाइम गिवन होगा तो ऑफर क्या हो जाएगी, टाइम के बाद खत्म हो जाएगी। और अगर कोई टाइम पीरियड गिवन नहीं होगा तो सर फिर हमें कितने टाइम पीरियड के अंदर एक्सेप्टेंस देनी होगी? एक रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर एक्सेप्टेंस देनी होगी। और रीजनेबल टाइम पीरियड किन किन बातों के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा सर? प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा होगा, सिचुएशन टू सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन। ऐसा ही है। डन, सारी बातें याद आ रही हैं? देखें, अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो उसका मैं आपको जवाब दे देता हूं जी। रजिस्टर्स में देखना है, एक दूसरे के चेहरों पे नहीं। आप कह रहे हैं कि ओरल ऑफर की गई थी, वर्बली ऑफर की गई, लेकिन सामने वाले बंदे के पास कोई एविडेंस नहीं है। ऐसा ही है। देखो भाई, पहले तो एक चीज याद रख लो, कोर्ट में आप कभी भी जाते हैं और आप कहते हैं कि यार एक बेगुनाह को सजा हो गई और गुनाहगार जो है वो बाहर घूम रहा है। ऐसा कैसे होता है? द रीजन बीइंग कि सर एविडेंसेस के ऊपर हर फैसला होता है। कोर्ट में जितने भी फैसले होंगे वो किस चीज के ऊपर होंगे? सबूतों के ऊपर। अगर सबूत होगा तो ऑब्वियस बात है आपके हक में फैसला होगा। अब वो सबूत किसी भी तरीके का हो सकता है सर, चाहे वो कोई मैसेज हो सकता है, चाहे वो कोई कैमरा रिकॉर्डिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है एक्सेप्टेंस की, ठीक है, जिससे आप ये साबित कर देंगे कि ये एक्सेप्टेंस हो गई है। या अगर वो साबित कर दे कि एक्सेप्टेंस नहीं हुई तो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर आपको ऐसा उलझाएगा नहीं। ये आपको मैं वैसे ही बता रहा हूं कि सारी चीजें डिपेंड किसके ऊपर कर रही होंगी? सिर्फ एविडेंसेस के ऊपर। डन हो गया भाई? चलें आगे, कोई सवाल नहीं है? पक्की बात है, सब कुछ रिवाइज कर गया है? कल के मेन्यू में सुन लें, कल के मेन्यू में क्या है। कल इंशाल्लाह आप रीडिंग होगी हमारी और पास्ट पेपर्स होंगे। किसके? इस चैप्टर के। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस के इंस्टीट्यूट्स भी ऑफ हैं, बट ठीक है भाई, परसों कर लेंगे भाई, कल का मतलब। ओके चलो ठीक है। चलो भाई जवानों, स्टार्ट। लेकिन अपने पास एक्सेप्टेंस नहीं, चैप्टर आज खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अपने पास आप लिखें एक्सेप्टेंस। अपने पास आप लिख लें सुनिएगा जरा, प्रॉमिस के अंदर कितनी बातें? कम ऑन स्पीक इट आउट।
प्रॉमिस में कितनी बातें? दो, वन इज अदर वन इज एक्सेप्टेंस। ऑफर की बातें खत्म। आज किसकी बात होगी? एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस में हम जितनी बातें कर रहे होंगे आपको मेजॉरिटी लगेगा कि ये तमाम की तमाम बातें हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। अब सर एक्सेप्टेंस होनी कैसी चाहिए? एक्सेप्टेंस एज इट इज होनी चाहिए ऑफर की, यानी कि सर एक्सेप्टेंस जो है वो मिरर इमेज होता है ऑफर का। एक्सेप्टेंस क्या होता है? मिरर इमेज होता है। किसका मिरर इमेज होगा? ऑफर का। यानी जैसी ऑफर होगी वैसी ही आप क्या कर रहे होंगे? अपनी एक्सेप्टेंस दे रहे होंगे। एक्सेप्टेंस क्या होगी? एज इट इज होगी, विदाउट एनी चेंज होगी, विदाउट एनी ऑल्टरेशन या विदाउट एनी वेरिएशन होगी। लिखें अपने पास, विदाउट एनी वेरिएशन, चेंज और ऑल्टरेशन। आपको क्या करना पड़ेगा? बगैर किसी चेंज के उस ऑफर को क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन सर अगर मैं ऑफर के अंदर एक्सेप्टेंस देने वाला यानी कि ऑफरी अगर कुछ भी चेंजेस कर दे तो वो काउंटर ऑफर बन जाएगी, यस और नो? तो इससे हमें एक बात पता क्या लग रही है कि सर कंडीशन सिर्फ और सिर्फ ऑफरर लगा सकता है, ऑफरी कंडीशन नहीं लगा सकता। अगर ऑफरी कंडीशन लगाएगा तो वो एक्सेप्टेंस काउंट नहीं होगी, वो क्या काउंट होगा? वो ऑफर काउंट हो रही होगी। वो क्या काउंट हो रही होगी? ऑफर काउंट हो रही होगी, ठीक है। लिखें अपने पास, तो एक्सेप्टेंस क्या होगी? बगैर किसी चेंज के, बगैर किसी वेरिएशन के, बगैर किसी ऑल्टरेशन के। अब सवाल यह है कि सर एक्सेप्टेंस दे कौन सकता है? ऑफरी। अब वो ऑफरी कौन होगा? सर या तो वो ऑफरी स्पेसिफिक पर्सन होगा या कोई जनरल पर्सन होगा। अगर ऑफर जर्नल ऑफर है तो सर एक्सेप्टेंस भी किसकी तरफ से आ सकती है? किसी की भी तरफ से आ सकती है। लेकिन सर अगर ऑफर जो है वो स्पेसिफिकली सिर्फ आपके लिए है तो एक्सेप्टेंस किसकी तरफ से आएगी? सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ से आएगी, उसके अलावा किसी और की तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं आ सकती। लिखें अपने पास, शाबाश। एक्सेप्टेंस की मेजॉरिटी ऑफ बातें आपने हमारे साथ डिस्कस कर ली होंगी। ये बेसिक अगर आपने बातें लिख ली हैं एक्सेप्टेंस के बारे में, तो अब आप लिखेंगे अपने पास एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस कि सर वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। व्हाट इज दिस वैलिड मीन्स? जो लॉ की रिक्वायरमेंट को ये मुनासिब हो या मुताबिक हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वैलिड एक्सेप्टेंस, ठीक है। पहली चीज, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। क्या होनी चाहिए? एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए? एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल होनी चाहिए। सर ये एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट का मतलब एग्जैक्ट, एब्सोल्यूट मींस एग्जैक्ट। अनकंडीशनल का मतलब बगैर किसी कंडीशन के। अज्यूमिंग कि सर मिस्टर ए ऑफर कर रहा है
मिस्टर बी को, और कहता क्या है कि मेरे पास चावल है और मैं वो चावल बेचना चाहता हूं। ए ने बी से क्या कहा, मेरे पास चावल है और मैं चावल क्या करना चाहता हूं, आपको बेचना चाहता हूं। ठीक है सर, लेकिन ए ने साथ में यह भी कहा कि ये चावल मैं आपको फर्ज करें मुंबासा पोर्ट से भिजवा रहा हूं, अफ्रीका के मुंबासा पोर्ट से भिजवा रहा हूं। ये मैं आपको भिजवाऊंगा कहां पे, कराची पोर्ट पे। ये सब कौन बता रहा है, ए कौन है, ऑफरर। ऑफरर बता रहा है मैं आपको कराची पोर्ट पे भिजवाऊंगा। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो हैं वो आपकी तरफ से होंगे, इंश्योरेंस आपकी तरफ से होगी, पैसे एडवांस में होंगे। सही है, ये सारी चीजें कौन बता रहा है, ए। सर अब अगर बी को लगता है कि यार मैं इस बात को एक्सेप्ट कर लेता हूं कि ठीक है मैं ये कराची पोर्ट से मैं खुद उठवा लूंगा, बी को लगता है कि ठीक है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी मैं पे कर दूंगा, बी को लगता है कि सर इंश्योरेंस भी मैं पे कर दूंगा, लेकिन बी को ये कहना है कि मैं आपको एडवांस में पेमेंट नहीं करूंगा, बाकी आपकी हर बात मुझे कबूल है। तो सर बी ने क्या किया है, अपनी काउंटर ऑफर की है, बी ने अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दी। एक्सेप्टेंस क्या होगी कि सर बी क्या कहते हैं कि आपकी हर दी हुई कंडीशन को मैं क्या करता हूं, आंखें बंद करके एक्सेप्ट करता हूं। तो इसे हम क्या कहेंगे कि सर इसे हम कहेंगे कि ये क्या है, एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। यस और नो। तो हमारी एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए, बगैर किसी चेंज के या बगैर किसी वेरिएशन के या बगैर किसी कंडीशन के। लिखें शाबाश, लिख रहे हैं, लिख लिया पहले ही, ये लिख लिए हैं, तो आप मुझसे भी पहले लिख लेते हो क्या? लिखना जरूर है, क्योंकि कल आपको पता लग जाएगा कि जब आप पास पेपर्स देखेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा ये सब लिखना क्यों जरूरी था, ये क्यों चल रहा था कि लिख लो लिख लो। लेकिन सर हम एटीट्यूड में थे ना, पिघल जाओगे कल ही। तुम लोग ऐसे देख क्यों रहे हो, तुम्हें पीनी है क्या? तो अबे भाई, बॉस इज ऑलवेज राइट, if boss is wrong follow the instruction 1, boss is always right, simple। और इसके लिए आसान सी एक बात बताऊं, फर्स्ट गेट द पोजीशन एंड मेक योर ओन रूल्स, सिंपल। हाँ या ना यार, लिख ले बेटा, ये काम आएगी, ये मोटिवेशन समझो इसको। क्या यार, जब हम भी किसी पोजीशन पे चलाएंगे तो अपने रूल बना देंगे। अच्छा जी, तो मैंने आपसे क्या कहा कि एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए, एब्सोल्यूट, बगैर किसी चेंज के, बगैर किसी वेरिएशन के। इसके बाद फिर आप अपने पास लिखेंगे एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर। दूसरी बात क्या लिखेंगे, acceptance must be in a prescribed manner। acceptance in a prescribed manner या मोड। जी मोड। यार मैं अगर आपसे ये कहता हूं ऑफर देते वक्त कि आप जब भी कभी मुझे अपनी एक्सेप्टेंस देंगे तो आप मुझे एक्सेप्टेंस कॉल पे दीजिएगा। मैंने आपसे क्या कहा, आप जब भी कभी मुझे अपनी एक्सेप्टेंस देंगे तो आप एक्सेप्टेंस किसके थ्रू दीजिएगा,
कॉल के थ्रू। आपने मुझे ईमेल के थ्रू अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। सर क्या ये प्रिस्क्राइब्ड मोड या प्रिस्क्राइब्ड मैनर या मीडियम के मुताबिक है या नहीं है? नहीं है। प्रिस्क्राइब्ड मीडियम के मुताबिक क्या है कि जो मीडियम मैंने आपको बताया है आपने उसी मीडियम को क्या करना है, फॉलो करना है, और उसी मीडियम के मुताबिक आपने मुझे क्या देनी है, अपनी एक्सेप्टेंस। अगर आप उसी मीडियम के मुताबिक एक्सेप्टेंस नहीं देंगे तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होगी। लिखें अपने पास ये बात कि जो मैनर, जो मोड, जो मीडियम जो हम बताएंगे आपने उसी को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। अपने रजिस्टर्स को ना थोड़ा सा खूबसूरत बना के रखिएगा ताकि आपको पढ़ने को दिल करे। आप ये बताएं, जब आप तैयार होते हैं तब आपको बार बार शीशे में देखने को दिल करता है या जब ऐसे ही भंगी लग रहे होते हैं? जब तैयार होंगे तब आपको दिल करेगा ना। इसका मतलब कि आपका रजिस्टर भी जितना खूबसूरत होगा, जितना अच्छा आपने उसको प्रेजेंट किया हुआ होगा, आपको दिल करेगा यार इस रजिस्टर को लेके ना बैठ जाऊं। ठीक है, तो आपको अपने रजिस्टर से मोहब्बत करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, अब यार आपको याद है मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी थी डॉक्टर वाली, यस और नो? कि एक पेशेंट डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसको एक प्रिस्क्रिप्शन बताई थी, और वो प्रिस्क्रिप्शन क्या थी कि बेटा तुम्हारे पास ये मेडिसिन हैं और ये मेडिसिन तुमने 5 दिनों तक खानी है। आपने क्या कर दिया, आपने उस प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो नहीं किया और आपने एक्सेप्टेंस अपनी मर्जी से दे दी। तो क्या सर वो एक्सेप्टेंस होगी या नहीं होगी? वो एक्सेप्टेंस नहीं होगी। तो एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए? जो मैनर में, जो मोड में, जो मीडियम में, या जैसी प्रिस्क्रिप्शन मैं आपसे कहूंगा उसी में आपको क्या करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, अदरवाइज एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। लिख लें अपने पास। आज एक्सेप्टेंस के खत्म होने के बाद एक चीज पढ़ेंगे, वो बहुत जबरदस्त है, पोस्टल रूल की। ठीक है, कल आप लोगों को एडमिन ऑफिस से बुकलेट मिल जाएगी। कल नहीं, परसों, आज शाम में अभी मालूम कर लीजिएगा आप, शायद आज मिल जाए या फिर परसों आपको मिल जाएगी। तो वो आपके पास होनी चाहिए नेक्स्ट क्लास में, ताकि हम रीडिंग कर सकेंगे। ठीक है, चलो जी। सर एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए? रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर क्या होगी एक्सेप्टेंस? यस और नो? सर दो बातें होंगी, कौन सी? या तो टाइम पीरियड, या टाइम गिवन होगा, या टाइम गिवन, नो टाइम गिवन। ऐसा ही है सर। अगर टाइम गिवन होगा तो आपने उसी टाइम के अंदर क्या करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। फर्ज करें कि ए बी से कह दे कि तुम्हारे पास 5 दिन है इस किताब को खरीदने के लिए। अब इसका मतलब कि सर 5 दिन के बाद ये ऑफर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो एक्सेप्टेंस आपको कितने टाइम के अंदर देनी है? इस टाइम पीरियड के अंदर, क्योंकि टाइम पीरियड गिवन है। और सर अगर टाइम पीरियड गिवन नहीं होगा तो फिर कितने टाइम में एक्सेप्टेंस देनी होगी? एक रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर आप क्या कर लेंगे, आप एक्सेप्टेंस दे देंगे। ठीक है सर। फोर्थ बात कौन सी है? एक्सेप्टेंस क्या हो जानी चाहिए? कम्युनिकेट हो जानी चाहिए। किसको? राइट पर्सन को। राइट पर्सन कौन होगा? ऑफरर। सर कम्युनिकेट करेंगे कैसे? इन वर्ड्स में
या इन राइटिंग में? सर जैसे बताया होगा वैसे हम क्या कर देंगे, कम्युनिकेट कर देंगे। सर क्या इंप्लाइड एक्सेप्टेंस भी हो सकती है या नहीं हो सकती? जब ऑफर इंप्लाइड हो सकती है तो एक्सेप्टेंस भी क्या हो सकती है, इंप्लाइड। जैसे कि एक शू पॉलिश करने वाला आपके पास आपके शूज रखे हुए थे, उसने शूज लिए आपके और उसने पॉलिश करना स्टार्ट कर दी, आप देख रहे हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। ये आपकी तरफ से क्या है, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है। आप मना करते हैं, बोला भैया शूज पॉलिश नहीं करो, गॉट मी पॉइंट। इसका मतलब सर इंप्लाइड एक्सेप्टेंस भी होती है, क्या होती है, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस भी होती है, गॉट मी पॉइंट। तो कम्युनिकेट कैसे होनी चाहिए, राइट पर्सन को होनी चाहिए, और वो राइट पर्सन कौन होगा, ऑफरर। कम्युनिकेशन टू एन ऑफरर, किसको होगी कम्युनिकेशन, ऑफरर को। कम्युनिकेट होगी कैसे, वर्ड्स में भी हो सकती है, राइटिंग में भी हो सकती है, और इंप्लाइड कम्युनिकेशन भी हो सकती है। टाइम पीरियड अगर गिवन नहीं है तो रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर एक्सेप्टेंस देंगे, रीजनेबल टाइम पीरियड, हाँ या ना, समझ आती है बात। अब जरा सुने सर, ऑफरर की ऑफर क्या कम्युनिकेट होनी चाहिए ऑफरी को, यस और नो? राइट टाइम पर कम्युनिकेट होगी जब भी वो क्या कर सकेगा, एक्सेप्टेंस दे सकेगा। यानी किसी किस्म का बैरियर नहीं होना चाहिए दोनों की कम्युनिकेशन के अंदर, किसकी, ऑफरर और ऑफरी की कम्युनिकेशन में किसी भी किस्म का कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए। लिख लें अपने पास, ये सारे जो आपके पास पॉइंट्स आ रहे हैं ना, ये आप पॉइंट्स बना बना कर भी एग्जाम में लिख सकते हैं जी। मैंने ये कहा कि कम्युनिकेशन के अंदर किसी भी किस्म का कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। अगर बैरियर हुआ तो मुझे आपकी कम्युनिकेशन समझ नहीं आएगी, आपको मेरी कम्युनिकेशन समझ नहीं आएगी, यस और नो? अब वो बैरियर लैंग्वेज का भी हो सकता है, यस और नो? अगर मैं कोई ऐसी लैंग्वेज में पढ़ाऊं जो आपको समझ ही ना है, या आप ऐसी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछें जो मुझे ही ना समझ आए, सर हमारे बीच में कोई नॉइज, डिस्ट्रैक्शन, सिग्नल्स का इशू, प्रिंटिंग का इशू, लाइट का इशू, ये तमाम चीजें क्या हैं, ये तमाम चीजें बैरियर्स हैं। तो इसमें किसी भी किस्म का कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए। डन? एक बार अगर ऑफर टर्मिनेट कर दी गई, टर्मिनेट कौन करेगा, ऑफरी। अगर ऑफरी ने एक बार ऑफर टर्मिनेट कर दी, क्या टर्मिनेट की हुई ऑफर को एक्सेप्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। इसका मतलब टर्मिनेट की हुई ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं होगी, वो आपकी तरफ से अब ऑफर होगी। टर्मिनेट की हुई ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं होगी, वो आपकी तरफ से क्या होगी, एक ऑफर होगी। लिख लें अपने पास, डन। ये तमाम बातें एक्सेप्टेंस के अंदर थी, यानी ऑफर जो था ना, ऑफर के अंदर हम एक्सेप्टेंस ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके थे। डन, आसान हो गया, जबरदस्त। क्या पूछना है, आ जानी बताऊं। टर्मिनेट का मैंने ये बताया कि अगर ऑफर एक बार टर्मिनेट कर दी गई,
टर्मिनेट की हुई ऑफर एक्सेप्ट नहीं होगी, और अगर आप टर्मिनेट करने के बाद एक्सेप्टेंस दे रहे होंगे ना, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होगी, वो आपकी तरफ से ऑफर होगी। डन। एक्सेप्टेंस के बारे में अगर लिख लिया तो फिर एक अलग से हेडिंग लिखिएगा अपने पास, पोस्टल रूल। पोस्टल रूल। पोस्टल रूल। यहां तक साथ है? सुने फिर। अच्छा, वैसे हम जितनी भी ऑफर और एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं, उसमें ऑफर और एक्सेप्टेंस कितना आसान है। मैंने आपसे कहा आप मेरे साथ खाना खाने चलेंगे, मैंने ऑफर किया, आपके लिए कितना आसान है आंसर करना। आप विद इन नैनो सेकेंड्स के अंदर क्या कर सकते हैं, आंसर देंगे। वो आंसर मुझे क्या हो जाएगा, नैनो सेकंड्स के अंदर कम्युनिकेट भी हो जाएगा। ऐसा ही है। तो सर जब भी कभी ऑफर दी जा रही है, सामने वाला शख्स एक्सेप्टेंस देता है, तो एक्सेप्टेंस आपको उसी वक्त मिल जाती है। कभी ऐसा तो नहीं होता कि मैं आपको ऑफर दूं और वो ऑफर आपको मिलेगी 4 दिन बाद, फिर आप एक्सेप्टेंस देंगे, एक्सेप्टेंस आपको मिलेगी 5 दिन बाद। आज कितना आसान है। मैं आपको एक मैसेंजर पे मैसेज किया, आपके पास क्या हो गया, फॉरन डिलीवर। आप उसी वक्त क्या कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस दे सकते हैं, या एक आधा दिन सोच के एक्सेप्टेंस दे सकते हैं, या 2 दिन सोच के रिजेक्शन दे सकते हैं। पोस्टल रूल में क्या था कि सर हम क्या करते थे, हम लेटर के थ्रू आपको ऑफर करते थे। अब आप सोचें, आप कहीं पर सखर में बैठे हुए हैं और मैंने आपको ऑफर की, मैंने आज आपको ऑफर की, वो ऑफर का लेटर आपको मिला फर्ज करें कोई 5 दिनों के बाद। भाई सब कुछ पोस्टमैन पे डिपेंड कर रहा होगा ना, किस पे डिपेंड कर रहा होगा, पोस्टमैन पे। मैंने आपको जो लेटर लिखा आपको 5 दिन बाद मिला, आपने एक दिन उस लेटर को देख के सोच लिया यार क्या करना है, हाँ बोलना है ना बोलना है, या कोई जवाब ही नहीं देना। आपने यानी कि ऑफरी ने एक दिन के बाद रिप्लाई किया और रिप्लाई में कहा कि ठीक है जो आप बेच रहे हैं वो मैं खरीद रहा हूं, वो मुझे मिलेगा फर्ज करें कोई 4 दिन के बाद। अब जो चीज मैं बेच रहा हूं, मुझे ऐसा लगा कि यार उस चीज की इन 5-6 दिनों के अंदर प्राइसेस बढ़ गई हैं, मैं तो आपको सस्ते में बेच रहा हूं, तो मेरे पास बाहर निकलने का रास्ता होगा या नहीं होगा, रिवोकेशन का रास्ता आपके पास मौजूद है, यस और नो। रिवोकेशन का रास्ता आप समझिएगा, पहले कॉन्टेक्स्ट समझा रहा हूं कि इसको पढ़ने का फायदा क्या होगा आपका। मैंने आपको ऑफर की, मिली कब, 4 दिन के बाद। अब एक दिन आपने सोचा, फिर आपने मुझे लेटर लिखा, मुझे मिला कब, फर्ज करें वो भी 4 दिन के बाद। अब इन बिटवीन मुझे लगा कि यार इसकी प्राइसेस तो ज्यादा हो रही हैं, मैं तो आपको कम में बेच रहा हूं, तो मेरे पास रिवोकेशन का ऑप्शन होगा नहीं होगा, होगा। मैं रिवोकेशन भी किसके थ्रू भेजूंगा, लेटर के थ्रू। वो लेटर आपको कब मिलेगा, 4 दिन बाद या 3 दिन बाद या 2 दिन बाद। फिर आपने जो मुझे एक्सेप्टेंस भेजी, आपको लगा नहीं यार मुझे रिजेक्शन दे देनी चाहिए, तो सर एक्सेप्टेंस का लेटर निकालने के बाद भी क्या रिजेक्शन का लेटर निकल सकता है, सोचते हैं। समझ आ रही है कि कहानी में कोई मसला है। डन। तो इसमें हमें असल चीज नोट क्या करनी होगी, नोटेबल चीज क्या है इसमें, डेट। जो मैं आपको डेट यहां पर मैं लिख कर दे रहा हूं, या जो एग्जामिनर आपको डेट लिख कर दे रहा होगा, आपने उसमें फोकस करना होगा। पहली चीज लेटर होगा। आपको कैसे पता लगे पोस्टल रूल की बातें, पहली चीज लेटर के बारे में होगी। दूसरी बात, सर उसमें डिफरेंट डेट लिखी हुई होंगी, आपको उसमें देख के बताना होगा कि ऑफर हुई है, ऑफर नहीं हुई, ऑफर कैंसिल हो गई, एक्सेप्टेंस हो गई, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन हो गई, हुई नहीं हुई, ये सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं।
समझ आया? मसला लिख लो पहले कि मसला क्या है, ताकि मसले के बाद आपको इसका सॉल्यूशन पता लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। लिख लो मसला क्या होगा, पोस्टल रूल में मसले क्या क्या होते हैं। वो मसले इंशाल्लाह आज हल हो जाएंगे आपकी जिंदगी के। इंशाल्लाह जितने मसले हैं ना जिंदगी के, जितने दुख दर्द खलिश तकलीफें, सब खत्म कर दूंगा पढ़ाई के लिहाज से। ये थोड़ी तुम लोग अपने मसले लेकर आओ, बोला बताओ इसका इलाज, नहीं हो सकेगा। हे जानी क्या कर रहा है? नहीं यार, प्लीज क्लास में सिर्फ अटेंटिव हो जाओ, कुछ देर के लिए आपकी टोटल मेहनत में आसान कर दूंगा। आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, वरना अगर आप क्लास में हंसोगे गाओगे नाचोगे कूदोगे, आपको मेहनत बाद में ज्यादा करनी पड़ेगी। चलो जी अब सुनो सर, पोस्टल रूल में सबसे पहली चीज आप अपने पास लिखें कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर। पहली हेडिंग बहुत ही आसान सी, कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर। पहली चीज क्या है? कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर। डन? सारी बातें लेटर की हो रही होंगी, ठीक? और आपको ये पता है, आपने गौर किस चीज पे करना है, जो मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट यहां पे डेट बता रहा हूंगा उस पे। यहां देखो, शाबाश, मुंह ऊपर करो सब, यहां देखो। मिस्टर ए मिस्टर बी को एक लैपटॉप बेचना चाहते हैं, ठीक है? बेचना कितने का चाहते हैं? 1 लाख रुपए का, ₹100,000। सर ये ऑफर कर कैसे रहे हैं? लेटर के थ्रू। ये इंपॉर्टेंट चीज, लेटर के थ्रू कर रहे हैं। अब सर ऑफर का लेटर इसके पास से निकल कब रहा है? ए के पास से। ए के पास से जो ऑफर का लेटर निकल रहा है, फर्ज करें वो निकल रहा है 1 जनवरी 2024 को। अब यार मैंने 1 जनवरी को आपको लेटर भेजा, क्या आपको उसी वक्त मिल जाएगा? नहीं, टाइम लगेगा। आपको वो लेटर मिला कब? आपको वो लेटर मिला, सुन रहे हैं ना, 4 जनवरी 2024 को आपको ये लेटर मिला। यस और नो? अब सर ऑफर निकाली कब मैंने अपने पास से? 1 जनवरी को। आपको यानी ऑफरी को कम्युनिकेट कब हुई ऑफर? 4 जनवरी को। क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर ऑफर कंप्लीट कब हुई कम्युनिकेशन के लिहाज से? 4 जनवरी को। ऑफर कंप्लीट कब हुई? 4 जनवरी को कम्युनिकेशन के हिसाब से। ऐसा ही है। अगली बात, एक साथ आपको लिखने का चांस दे दूंगा, अभी सिर्फ यहां पे सुन लें, पहले एक साथ सुन लें, उसके बाद आप लिख लीजिएगा। पहली बात मुझे क्या पता लगी? कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर। ऑफर की कम्युनिकेशन कब हुई? 4 जनवरी। अभी तो लिखा कंप्लीट हुई, यानी कम्युनिकेशन हुई ना, कम्युनिकेट हो गया है, इसका मतलब ऑफर कंप्लीट हो गई। ऑफर का मकसद यही था, इसको कम्युनिकेट हो जाए, हो गई। अब ऑफर का एक और मकसद क्या है कि मुझे आपकी तरफ से क्या चाहिए? आपकी रजामंदी इस चीज के लिए। अब दूसरी हेडिंग, कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस। सर एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब हुई? ए ने बी को लेटर लिखा, कब? 1 को। पहुंचा कब?
इस बंदे ने 6 जनवरी को, इस बंदे ने, इसने 6 जनवरी 2024 को अपनी एक्सेप्टेंस दी, यानी अपने पास से वो एक्सेप्टेंस का लेटर निकाल दिया। जब इस शख्स ने अपने पास से एक्सेप्टेंस का लेटर निकाला, इसके पास पहुंचा कब? 10 जनवरी 2024 को। अब आपसे सवाल यह है कि सर एक्सेप्टेंस का लेटर निकला कब? कब निकला? पहुंचा कब? 10th को। क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब हुई? 10th को। यानी कम्युनिकेशन कब हुई एक्सेप्टेंस की? 10th को। ये बात समझ आती है? दो बातें, ये दो बातें लिखें पहले। ये आप में से जितने लोग ये यहां पे लिख रहे हैं, ये घर जाके फिर फेयर भी कर रहे हैं क्या? नहीं ना, क्योंकि जिंदगी में इतना शायद आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप इसको पहले अभी यहाँ पे लिखें फिर फेयर करके लिखें, क्योंकि हर कोई मेरे ख्याल से 2 या 3 पेपर तो दे ही रहा होगा। तो इसका मतलब आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप यहाँ पे अलग लिखेंगे, घर पे अलग से फेयर करेंगे, फिर पास पेपर अलग से सॉल्व करेंगे, फिर अलग से रीडिंग करेंगे। तो एक ही बार तरीके से, तमीज से लिख लीजिएगा। मैं आपको हर बार बोलने के बाद टाइम दे रहा हूं जानबूझ के, ताकि आप यहां पर अपना रजिस्टर प्रॉपरली मेंटेन करके ही जाएं। चलें, अब यहां पे देखिएगा, प्लीज अटेंटिव हो जाएं फिर से। यहां देखो, तीसरी बात, सर अब रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर। तीसरी बात क्या है? रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर। अब सर रिवोकेशन कौन कर सकता है? ऑफरर। ऐसा ही है ना? मैंने अपनी ऑफर दे दी, अब मैं अपनी ऑफर क्या करना चाह रहा हूं? विथड्रॉ करना चाह रहा हूं। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको लैपटॉप कितने का बेच रहा हूं? 1 लाख रुपए का। लेकिन मुझे क्या लगा, यार लैपटॉप की वैल्यू बढ़ गई है, 1,20,000 रुपए की हो गई है, तो मैं अपनी ऑफर क्या करना चाहता हूं? आपसे वापस लेना चाहता हूं। लेकिन आपको यह पता है कि सर ऑफर वापस कब हो सकती है? वेरी गुड, एक्सेप्टेंस से पहले पहले। आप कभी भी एक्सेप्टेंस से पहले पहले अपनी ऑफर क्या कर सकते हो? रिवोक्ट कर सकते हो, वापस ले सकते हो। अब यहां पर ए ने बी को पहले ऑफर की थी, 1 तारीख को, 4 तारीख को ऑफर पहुंची थी, 6 तारीख को जवाब दिया था इसने एक्सेप्टेंस का। अब सर इस बंदे ने रिवोकेशन का लेटर निकाला है, सही है? समझिएगा, लेटर कब निकाला रिवोकेशन का? अज्यूमिंग सर इसने 3 तारीख को 3 जनवरी 2024 को रिवोकेशन का लेटर निकाल दिया, ठीक है? अब ये इसके पास पहुंचा कब? यहां मैं लिख रहा हूं केस 1। केस 1 क्या है? सर 3 जनवरी को रिवोकेशन का लेटर निकाला, इसके पास पहुंचा 5 जनवरी को। कब पहुंचा है? 5 जनवरी को। केस 2, सर इसके पास पहुंचा 7 जनवरी को। केस 3, सर इसके पास पहुंचा 6 जनवरी को ही। और केस 4, सर इसके पास पहुंचा 4 जनवरी को, सही है? अब जरा देखते हैं हुआ क्या।
देखिएगा यहां पर रिवोकेशन का लेटर मैंने कब निकाला है? 3 को। पहला केस देखना है, आपके पास रिवोकेशन पहुंची कब? बोलो यार, रिवोकेशन पहुंची कब? इतनी जवाइयां ले रहे, अबे वैक्यूम क्लीनर है क्या? अंदर आ जाऊंगा पूरा मुंह के। मुझे लगा मुझे खींच रहा है, इतनी बड़ी मुंह खोल रहा है। अब चल भाई यहां देख, अब हुआ क्या सर, 3 जनवरी को आपने रिवोकेशन का लेटर निकाला, पहुंचा कब? 5 को। एक्सेप्टेंस का लेटर निकला कब? कम ऑन, एक्सेप्टेंस का लेटर 6 को निकला। रिवोकेशन कब पहुंची? 5 को। पहले क्या आया? रिवोकेशन, या पहले क्या निकला? एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन। तो इस केस में क्या होगा? रिवोकेशन हो जाएगी या एक्सेप्टेंस हो जाएगी? यस और नो? रिवोकेशन हो जाएगी। यहां पे लिख रहा हूं आर डन, रिवोकेशन। यस और नो? दूसरा, लेटर कब निकाला हमने रिवोकेशन का? कम ऑन, 3 जनवरी को। पहुंचा कब? 7 जनवरी को। एक्सेप्टेंस कब निकली? एक्सेप्टेंस कब निकली? 6 को। लेकिन सर रिवोकेशन कब पहुंची? पहले कौन सा इवेंट हुआ? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कब हुई? 6 को। 7। एक्सेप्टेंस कब हुई? 6 को। और रिवोकेशन कब गई? 7 को। तो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, रिवोकेशन एक्सेप्टेंस। तो दूसरी में एक्सेप्टेंस डन हो जाएगा। यस और नो? समझ आई बात क्या? नहीं, नहीं समझ आई? क्या नहीं समझ आया? लिखा हुआ होगा ना जानू। अरे भैया, तो ऊपर लिखा होगा ना कि कब निकली है आपके पास से, तो बाद में भी पता तो लग जाएगा ना शहजादे। समझा या नहीं? वह बाद में भी पता तो लग जाएगा ना। अगर कोर्ट में केस गया तो पता तो लग ही जाएगा ना क्या हुआ था। फड्डे की बात ही खत्म हो जाएगी। सही है? हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ता। कम्युनिकेशन कब हुई? क्या कम्युनिकेशन हो गई 3 को? सवाल सही है, वैलिड है, वैलिड सवाल है। सर जब मैंने 3 को रिवोकेशन निकाल दी, आपको कभी भी मिले, कम्युनिकेशन तो नहीं हुई ना। आप 3 को रिवोकेशन निकाल दो, मेरे पास पहुंचे ही ना, पहुंचे ही ना, रास्ते में लेटर गुम हो गया, क्या करूंगा? यस और नो? तो इसका मतलब, इसीलिए मैंने क्या कहा था कि असल चीज क्या है? कम्युनिकेशन। आ रही है बात समझ? वो जो एसेंशियल में पढ़ा था। आराम से, आराम से। हाँ, फिर से भाई का सवाल सुन लेते हैं। भाई के सवाल तफरी की नजर हो जाएगा वरना। जी, एक्सेप्टेंस का, हाँ ठीक हो गया। 10 को आपके पास आया, क्या हो गई? जानी दिमाग पे क्यों इतना जोर दे रहा है? आओ भाई यहां देख लो यार, प्लीज प्लीज जरा समझो। मेरी एक्सेप्टेंस का लेटर निकल गया ना, आप बाउंड हो गए। मेरी एक्सेप्टेंस का लेटर अगर मेरे पास से निकल गया, आप बाउंड हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने एक्सेप्टेंस दे दी। एक्सेप्टेंस देने के बाद अब रिवोकेशन में कबूल नहीं करूंगा। पहुंची कब? अभी ये हमारा टारगेट नहीं है कि 10 को पहुंची, ये तो एक्सेप्टेंस की बात हो रही थी। अभी तो हम इसकी तरफ से बात कर रहे हैं, ऑफरर की तरफ से। यस और नो? कि ऑफरर वापस लेना चाह रहा है अपनी ऑफर। बात समझ आ रही है? तो मैंने क्या किया सर, 3 जनवरी को मैंने 3 जनवरी को अपना लेटर ऑफ रिवोकेशन निकाल दिया। पहुंचा कब है? 7 को। पहले क्या निकला? एक्सेप्टेंस। तो काउंट क्या होगी? तीसरी बात, रिवोकेशन का लेटर कब निकाला? 3 को। पहुंचा कब? रिवोकेशन कब पहुंची और एक्सेप्टेंस कब निकली?
अब क्या करें? कौन था? वेरी गुड। अब क्या करेंगे सर? अब देखेंगे टाइम को। किसको देख रहेंगे? टाइम को। फर्ज करें कि सर 5 बजे एक्सेप्टेंस निकली, 5:30 बजे रिवोकेशन रिसीव हो गई, तो क्या काउंट होगा? एक्सेप्टेंस काउंट होगी। सर 6 बजे एक्सेप्टेंस निकली, 4 बजे रिवोकेशन हो गई, रिवोकेशन काउंट होगी। ऑब्वियस सी बात है। डन हो गया? आगे देख लो। सर 3 तारीख को रिवोकेशन निकली, केस नंबर 4 जानी, केस नंबर 4, 3 तारीख को रिवोकेशन निकली, पहुंची कब? आपने उस बंदे को बोला भाई कुछ भी कर, एक्स्ट्रा पैसे ले ले, पहले हमारा लेटर ये वाला पहुंचा दे, वरना हमें नुकसान हो जाएगा बहुत। उस बंदे ने जल्दी से 3 तारीख को अपनी रिवोकेशन निकाली, 4 को पहुंचा दी। क्या फिर एक्सेप्टेंस निकलनी चाहिए? निकलनी ही नहीं चाहिए? निकलनी ही नहीं चाहिए थी। बात आ गई समझ में? यस और नो? लिखें अपने पास सारे केसेस तरीके से। पानी पीना है, मुझे पानी पिला दे बस। तो हमें देखना क्या है कि पहले क्या आया या पहले क्या निकला, कौन सा इवेंट पहले अकर हुआ, उस चीज के ऊपर कहानी डिसाइड होगी। समझ आ रहे हैं जी? काउंटर ऑफर कर दो भाई, आप एक और ऑफर कर दो। आपकी तरफ से ऑफर तो हुई भी थी, आपकी तरफ से एक और ऑफर चली आएगी, तो इसका मतलब उस ऑफर को तो कैंसिल करना पड़ेगा ना। देखो भाई समझे जरा बात। मैंने ये कहा कि यार मैंने आपको एक ऑफर दे दी है, आपकी तरफ से काउंटर ऑफर नहीं आ रही, काउंटर ऑफर तो सामने वाले की तरफ से आएगी, आपकी तरफ से एक और ऑफर आ रही है, तो इसका मतलब जो पहली ऑफर है उसको तो कैंसिल करोगे ना, या नहीं करोगे? करोगे तो कैंसिल तो करेंगे ना यार। कैंसिल करने के बाद हम एक और लेटर निकाल देंगे, क्या यार मैं 1 लाख रुपए में नहीं 1,80,000 रुपए में बेचूंगा। अच्छा एक काम करते हैं, पहले तो जब भी कभी क्वेश्चन पूछना हो तो आपने करना क्या है, हैंड रेस करना है, फिर मैं आपकी तरफ मुतवज्जा होऊंगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा जी कोई सवाल है, आप बोलेंगे जी, फिर मैं आपसे बोलूंगा पूछें। सही है? करो। हाँ क्या क्या हुआ? ये क्या किया आपने? पूछे तो। बहुत जल्दी जल्दी हो गया। काउंटर ऑफर का लेटर आप थोड़ी काउंटर ऑफर कर सकते हो भैया, ऑफर आपने की, काउंटर ऑफर सामने वाला करेगा, वो रिजेक्शन होगी, वो रिजेक्शन होगी। रिजेक्शन पे तो हमने बात ही नहीं की, रिजेक्शन पर तो हमने, शुक्रिया भाई जज़ाकल्लाह, रिजेक्शन पर तो मैंने बात ही नहीं की अभी। समझे भाई या नहीं? नहीं ठीक हो गया, ठीक हो गया, सही है, ठीक हो गया। आप वो पता है क्या समझ रहा होगा, फर्ज करो मेरे पास एक लेटर आया आपकी तरफ से, फिर मेरे पास एक और लेटर आया, मैं क्या समझूंगा आपके पास लैपटॉप एक नहीं 2 हैं, क्योंकि आपको पहले उस ऑफर को कैंसिल तो करना पड़ेगा ना, रिवोक तो करना पड़ेगा ना। यस और नो? अब आप उसी लेटर के अंदर रिवोकेशन भी लिख दो कि मैं ये रिवोक कर रहा हूं और मैं एक दूसरी ऑफर भेज रहा हूं, सही है? तो फिर वो दूसरी ऑफर की एक्सेप्टेंस देगा। समझ आई बात? केसेस लिख लिए। ये एग्जामिनर आपको ये इतने सारे केसेस लिखकर नहीं देगा, वो आपको एक पैराग्राफ लिखकर देगा कि इस तारीख को लेटर लिखा, इस तारीख को ये हो गया, इसने लेटर निकाल दिया, फिर इसको मिला इस तारीख को, लेकिन इसको बिल्कुल अजीब हो गया,
तो इसने रिवोकेशन कर दी, तो उसने रिवोकेशन नहीं संभाली, इसने ये। अब बोलोगे यार चल क्या रहा है, अरे बात समझ। इसीलिए आपको आसान तरीके से मैंने केसेस लिखकर बता दिए कि अगर इस तरीके का होगा तो क्या सिचुएशन होगी, इस तरह की इवेंट में क्या होगा, एक्सेप्टेंस होगी, रिवोकेशन होगी। डन हो गया। कौन सा भाई, ये देखो 4 जनवरी को क्या पहुंची, रिवोकेशन, यानी कि एक्सेप्टेंस कब निकली है, 6 को, रिवोकेशन कब पहुंच गई, 4 को, तो रिवोकेशन होगी या नहीं होगी, हो जाएगी यार, सही है। और टाइम के अंदर डिपेंड करता है क्या चीज पहले पहुंची, रिवोकेशन पहले पहुंची तो रिवोकेशन, एक्सेप्टेंस पहले पहुंची तो एक्सेप्टेंस। ये तीसरे के लिए सही हो गया। मेरे को जाना है भाई, अब जाना। अब भाई क्यों कर रहे हो, क्या हुआ, जैसे आपने कहा वो जल्दी से पहुंचा दिया, कौन, 3 तारीख को लेटर रिवोकेशन, हाँ, तो अगर ऑफर के लेटर से पहले पहुंच गया तो रिवोकेशन। हाँ, वाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। भाई पता है क्या बोल रहे हैं, भाई बोल रहे हैं ऐसा ऐसा हो गया, अब क्या करेंगे। भाई बोल रहे हैं सर ऑफर नहीं पहुंची और आपने इतनी स्पीड दिखाई कि रिवोकेशन पहुंच गई है, हुआ ही नहीं कुछ, सब कैंसिल। नहीं काउंट होगी ना। अच्छा समझ लें प्लीज, नहीं समझ लें, ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, हाँ जाने मजाक कर रहे हैं। सुनो भाई, बात सुने, भाई का वैलिड सवाल है। सवाल दिमाग में आना अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपके दिमाग में अभी भी सवाल नहीं आया ना, एग्जाम में कोई सवाल आएगा ना तो आपके पास कोई भी नहीं होगा, आपको बहुत ही अकेलापन महसूस होगा उस वक्त। भाई के सवाल क्या है, सर आपने ऑफर तो भेज दी थी, ऑफर का लेटर मिला 4 तारीख को, ऑफर का लेटर कब मिला, 4 तारीख को, लेकिन एक्सेप्टेंस जो है, एक्सेप्टेंस हमारे पास, रिजेक्शन, रिवोकेशन जो है वो 3 को पहुंच गए। ऑफर कब पहुंची, 4 को, और रिवोकेशन 3 को पहुंच गए। बोलो बहुत जल्दी करी आपने, तो रिवोकेशन 3 को पहुंच गए, तो कुछ होगा ही नहीं, ऑफर ही खत्म हो जाएगी, ऑफर खत्म हो जाएगी। हो सकता है कि यार मैंने ऑफर का लेटर निकाला, ऑफर का लेटर पोस्टमैन से कहीं मिसप्लेस हो गया था, वो 8 दिन के बाद पहुंचा है और हमारी रिवोकेशन पहले पहुंच गई, पॉसिबल है, सवाल वैलिड है। लेकिन इसका मतलब सर अगर रिवोकेशन पहले पहुंची, ऑफर ही नहीं पहुंची, तो कुछ होगा ही नहीं, खत्म, सब खत्म, वो ऑफर ही खत्म हो जाएगी, सही है। चलो भाई अब जरा समझो बात, अब हुआ क्या, अब हो रही है रिजेक्शन। अब क्या हो रही है, समझिएगा, यहां लिख रहा हूं, केस 1 एंड 4 में क्या फर्क है, केस 1 और 4 में कोई फर्क नहीं है, एक्सेप्टेंस पहले पहुंची या रिवोकेशन, इन दोनों में रिवोकेशन पहले पहुंची तो रिवोकेशन हो जाएगी। अब जरा यहां देखो सर, रिजेक्शन ऑफ एन ऑफर, अब क्या कर रहा है, ऑफर की रिजेक्शन, अज्यूमिंग, प्लीज यहां देख लो, हेडिंग वेडिंग बाद में लिखना, पहले यहां देख लो, समझना इंपॉर्टेंट है। पहले ए ने बी को लेटर लिखा था, अब बी की तरफ से एक्सेप्टेंस निकल गई, कितने में एक्सेप्टेंस दी, 1 लाख रुपए में मैं लैपटॉप खरीदना चाहता हूं। बी को लगा कि यार लैपटॉप की मार्केट वैल्यू कम हो गई है, मैंने तो 1 लाख रुपए में एक्सेप्टेंस दे दी थी, मार्केट वैल्यू हो गई 60,000 रुपए की, अब मैं क्या करूं। सर एक्सेप्टेंस निकल गई, कब निकली, 6 जनवरी को एक्सेप्टेंस चली गई थी, कब चली गई थी, 6 को, पहुंची कब एक्सेप्टेंस, 10 को। अब मैं रिजेक्शन करना चाहता हूं, जो मैंने ऑफर दी थी उसको मैं क्या करना चाहता हूं, जो मैंने एक्सेप्टेंस दी थी उसको मैं रिजेक्ट करना चाहता हूं। सर केस 1,
इस बंदे ने रिजेक्शन दी, इस बंदे ने रिजेक्शन कब दी? 7 जनवरी को। एक्सेप्टेंस कब निकाली थी? 6 को। रिजेक्शन कब निकाली? 7 को। असल चीज ये नहीं है, असल चीज क्या है? पहुंची कब? पहले एक्सेप्टेंस पहुंची या पहले रिजेक्शन पहुंची? अगर पहले एक्सेप्टेंस पहुंची तो काउंट क्या होगा? एक्सेप्टेंस। और अगर पहले रिजेक्शन का लेटर पहुंचा तो काउंट क्या होगा? रिजेक्शन। हमने 7th को रिजेक्शन का लेटर निकाला, सर वो पहुंचा यहां पर 11th को। कब पहुंच रहा है? 11th जनवरी को। केस 1। केस 2, सर वो यहां पर पहुंचा 9th जनवरी को। सर केस 3, वो यहां पर पहुंचा 10th जनवरी को। 3 बातें। रिजेक्शन का लेटर निकाला कब? 7th को। पहले केस में पहुंचा कब? पहले एक्सेप्टेंस पहुंची या पहले रिजेक्शन पहुंची? एक्सेप्टेंस। तो होगा क्या इस वाले केस में? सर एक्सेप्टेंस होगी। दूसरा केस, एक्सेप्टेंस कब पहुंची? बोलो। एक्सेप्टेंस कब पहुंची? 10 को। और रिजेक्शन कब पहुंची? 9 को। पहले कौन सा इवेंट हुआ? रिजेक्शन का। तो होगी क्या? रिजेक्शन। यस और नो? तीसरा इवेंट, एक्सेप्टेंस कब पहुंची? रिजेक्शन कब पहुंची? 10 को। एक्सेप्टेंस 10 को, रिजेक्शन भी 10 को। क्या करेंगे? टाइम के हिसाब से देखेंगे कि सर कौन सी चीज पहले पहुंची। तो वो एक्सेप्टेंस भी हो सकती है, वो रिजेक्शन भी हो सकती है। देखो शाबाश। देखा जाए तो ये बहुत ही आसान सी चीज थी, बस सिर्फ आपको उलझा सकता है एग्जामिनर, और कुछ भी नहीं है इसमें। एग्जामिनर की मर्जी है 50 का यही पूछ लें। नहीं, ऐसा नहीं है। 4 नंबर का, 3 नंबर का, इससे ज्यादा का नहीं पूछता। समझे क्या? नहीं लिख लिया जी? आप पहले आए क्लास में? क्यों इससे पहले वाली क्लासेस ऑनलाइन नहीं है? डन। तो पोस्टल रूल का पता कैसे लगेगा कि ये क्वेश्चन पोस्टल रूल से है? 2 बातें होंगी, लेटर की बात होगी और डिफरेंट डेट्स गिवन होंगी। तो आपको क्या पता लग जाएगा कि ये पोस्टल रूल का क्वेश्चन है? तो आपको ये पता लग जाना चाहिए कि यार अब एग्जामिनर आपसे 4 सवाल पूछ सकता है रिक्वायरमेंट में। अगर इस तरह का सवाल आएगा तो एग्जामिनर की 4 रिक्वायरमेंट्स होंगी आपसे। 4 में से कोई भी, मतलब 4 हो ये जरूरी नहीं है। वो 4 रिक्वायरमेंट्स कौन सी होंगी? पहला, ऑफर की कम्युनिकेशन कब हुई? बहुत ही आसान सी बात हो गई। दूसरा, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब हुई? तीसरा, ऑफर की रिवोकेशन कब हुई? और ऑफर की रिजेक्शन कब हुई? ये 4 बातें एग्जामिनर आपसे पोस्टल रूल में पूछ सकता है। ये 4 रिक्वायरमेंट्स हैं, ये लिख लो कि रिक्वायरमेंट्स अगर पूछेगा तो ये 4 चीजें पूछेगा आपसे। हैं? कॉमेडी करने की कोशिश कर। सारे 4 कहां से आई? अच्छा भाई,
मतलब उसकी मर्जी है ना यार, वो या तो चारों रिक्वायरमेंट पूछ ले या 3 रिक्वायरमेंट पूछे या 2 पूछे, मार्क्स पे डिपेंड करता है। वैसे वो 3 रिक्वायरमेंट्स पूछता है कोई भी, ठीक है। यहां से ये दोनों में से कोई पूछेगा और यहां से कोई एक आधी पूछेगा, क्योंकि ये आसान है। असल टेक्निकलिटी इसके अंदर है, वो आपको इसमें ज्यादा घुमा नहीं सकता, इसमें कर सकता है आपके साथ। जी भाई, कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर और रिजेक्शन ऑफ एन ऑफर, 4 बातें सही है। डन हो गई बातें, 4 बातें डन, समझ आ गई ये बात। चलो एक्सीलेंट, जल्दी से इसको रिकैप कर देता हूं ताकि आपके दिमाग में अगर कोई सवाल हो तो वो खत्म हो जाए। मैंने क्या कहा सर, ऑफर की कब, चलो जल्दी जल्दी, ऑफर की कब, 1 जनवरी को। सर पहुंची कब, 5 को। कम्युनिकेशन कब हुई, 4 को। ऐसा ही है। इसी तरह सर एक्सेप्टेंस निकली कब हमारे पास है, 6 को। पहुंची कब, 10 को। तो कम्युनिकेशन कब हुई, 10 को, ठीक है। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन। रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर, सर रिवोकेशन हमने निकाली कब, पहुंची कब, 5 को। एक्सेप्टेंस कब निकली थी, 6 को। रिवोकेशन कब पहुंची, 5 को। तो क्या हो जाएगी, रिवोकेशन। सर रिवोकेशन कब पहुंची, 7 को। एक्सेप्टेंस कब निकली, 6 को। तो क्या काउंट होगा, एक्सेप्टेंस। सर 6 को एक्सेप्टेंस, 6 को ही रिवोकेशन। क्या देखेंगे, टाइम के हिसाब से। सर ये बाकी बेकार था, सही है। इसके बाद रिजेक्शन अगर आप देखो, सर 6 को एक्सेप्टेंस निकाली थी, पहुंची कब थी, 10 को। रिजेक्शन कब निकाली, 7 को। पहुंची कब, 11 को। एक्सेप्टेंस कब पहुंची थी, रिजेक्शन कब पहुंची। तो क्या काउंट होगा, एक्सेप्टेंस। दूसरे में क्या काउंट होगा, रिजेक्शन। तीसरे में क्या काउंट होगा, टाइम। वो एक्सेप्टेंस भी हो सकता है उस हिसाब से रिजेक्शन भी हो सकता है। डन, आसान। अपने पास जी, सर अगर हम देख रहे हैं कि हमने एक्सेप्टेंस कब भेजी तो हम ये भी देख सकते हैं कि रेवोकेशन हमने 3rd को भेजी। जैसे आपने बोला ना कि हम देखेंगे कि एक्सेप्टेंस हमने 6 को भेजी, एक्सेप्टेंस हमने 6 को निकाल दी, ओके। हाँ, तो वो 5 को जब हमने रेवोकेशन भेजी तो वो एक मिनट में भूल गई अपना क्वेश्चन। हमने 6 आप अपना प्रश्न ही भूल गए। अच्छा, एक्सेप्टेंस भेजी, 6 को आपने एक्सेप्टेंस भेज दी जी। फिर हमने 5 को रेवोकेशन हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी, लेकिन जब 7th वाला वो हुआ तो आपने बोला कि हम ये देखेंगे कि 6 को हमने रेवोकेशन। हराम है, मुझे आपका सवाल नहीं समझ आया। नहीं सीरियसली, मतलब आप कंफ्यूज हो रहे हैं खुद। इस सवाल को आप प्लॉट कर लें, पहले आप सवाल प्लॉट कर लो फिर पूछ लो। सर वो ये कहना चाह रही है कि आपको कैसे पता है इसका, एक्सेप्टेंस करने की उसके बाद एक्सेप्टेंस से पहले रिजेक्शन हमने भेज दी, तो रिजेक्शन पहले जब डिलीवर हो गई तो हमने ये तो देखा था ना कि एक्सेप्टेंस की डेट पहले थी, मतलब रिजेक्शन पहले डिलीवर हुई, एक्सेप्टेंस पहले डिलीवर इसी जल्दी हो गई ना। नहीं समझ आया। नहीं यार सीरियसली प्लीज, अगर कोई वैलिड क्वेश्चन हो तो हम सबको पता होना चाहिए कि हुआ क्या है, लेकिन मेरी सवाल समझ नहीं आ रहा। रिजेक्शन जल्दी डिलीवर हो गई ना, तो हम ये क्यों नहीं देख रहे कि जिस वक्त वो डिलीवर हुई है एक्सेप्टेंस ऑफर और रिजेक्शन एक्सेप्टेंस से पहले। रिजेक्शन पहले चली गई, हाँ, रिजेक्शन, ये कोई ऐसा तारीख बता सकते हो, मैं इसको प्लॉट कर लेता हूँ, ठीक है। 1 मिनट, मैं इसको प्लॉट कर लेता हूँ तो मुझे समझ आ जाएगा। मुझे क्योंकि सवाल क्लियर नहीं हो रहा, मैं आपका सवाल लिख लेता हूँ, सही है। चलो हाँ प्लीज, आप भी पूछेंगे जी, बताएं यार प्लीज। इनका सवाल हो सकता है ये आपका भी सवाल हो। हमने एक्सेप्टेंस भेजी 6 बी ने 6 को ठीक हो गया, और हमारी जो रेवोकेशन है वो 7th को रिवोकेशन 7 को पहुंची। भाई रिवोकेशन तो इसकी तरफ से जाएगी, सही है।
यार प्लीज एक मिनट, हम ये जरा समझ लेते हैं ताकि रिवोकेशन 7 को चली गई। अब हम देखेंगे कि एक्सेप्टेंस कब निकली। 6 को, आपने ही तो बोला 6 को। फिर एक्सेप्ट हो गया ना ऑफर, हाँ लेकिन हम ये देखेंगे कि रेवोकेशन हमने कब देखी। आपको किसी ने बोला था इसकी तफरीह लेना क्लास में जाके? नहीं, फिर क्यों कर रहे हैं ऐसा मेरे साथ हैं? ये समझा दो मैंने यार। अच्छा एक काम करते हैं, आपका ये जो सवाल है ना, आप क्लास के बाद बैठ के ना मुझे वो प्लॉट करवा लो, मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। तुम लोगों को मजा आ रहा है? हाँ, मैं आपका सवाल अभी सुन लेता हूँ। समझ नहीं आ रहा? नहीं, शायद वायद नहीं, मैं मजीद शायद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। अच्छा आपका सवाल भी एक है। एक मिनट भाई, 3 जनवरी को रिवोकेशन कहाँ भेजी? हाँ ये रिवोक है, 7 को पहुंची। रिवोकेशन पहुंची कब? एक्सेप्टेंस निकली कब? 6 को। तो पहले क्या हुआ? एक मिनट ना, रिवोकेशन कब पहुंची? 7 को। एक्सेप्टेंस कब निकली? 6 को। तो क्या पहले निकला? तो क्या काउंट होगा? रिवोकेशन भले पहले निकली, कम्युनिकेशन कब हुई? कम्युनिकेशन अभी बताया तो था, किसी ने पूछा था, मैंने कहा कम्युनिकेशन का असल मसला है। किसी ने पूछा था ना, मैंने कहा असल चीज कम्युनिकेशन है। अब कुछ बेहतर, कम्युनिकेशन तो कंप्लीट 10 को होगी ना मेरी माँ। अरे हाँ, कम्युनिकेशन तो 10th को कंप्लीट होगी। फिर क्या हुआ? यार समझो भाई, यार सुन लो प्लीज प्लीज यार, ये दरअसल उलझने की जरूरत थी नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों उलझे। अक्सर व बेशतर हम अपने आप को इतना उलझा लेते हैं कि सुलझने का मौका ही नहीं मिलता। तो आपने वही किया अपने साथ, इतना उलझा लिया, अब सुलझ ही नहीं पा रहे। ठीक, यहां देख लो भाई, 6 तारीख को आपने एक्सेप्टेंस भेजी, कम्युनिकेशन नहीं हुई। असल चीज क्या मैटर करती है? कम्युनिकेशन। असल चीज क्या मैटर करती है? कम्युनिकेशन। हम एक्सेप्टेंस को यहां पर सिर्फ ये देख रहे हैं कि जैसे ही मेरी तरफ से यानी बी की तरफ से एक्सेप्टेंस निकलेगी, ए जो है ना वो बाउंड हो जाएगा। ए अब रिजेक्ट नहीं कर सकता। एक्सेप्टेंस निकल गई ना, अब ए बाउंड हो गया, अब ए रिवोक नहीं कर सकता। लेकिन बी रिजेक्ट कर सकता है कब तक? जब तक ये पहुंच नहीं जाता। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं पहुंच जाती, उससे पहले पहले बी की रिजेक्शन अगर पहुंच गई तो रिजेक्शन काउंट होगी। बात समझ रहे हैं? सिंपल था। कितने पैसे मिले आपको? किसी कॉम्पिटिटर ने तो नहीं भेज दिया? हाँ भाई, यार अल्लाह की कसम खा रहा हूं, इसमें सवाल पैदा ही नहीं होता। छोड़ दे चॉइस पे। मतलब दोबारा अबे दोबारा एक्सेप्ट क्यों करनी है भाई? अबे यार, अबे छोड़, सारे फारिग सवाल हैं, सारे फारिग। आओ भाई, अब जरा समझ लो यार। सर अगर हमें नेक्स्ट क्लास में पास्ट पेपर्स देखने हैं, केस स्टडी का तरीका बता दें। सर केस स्टडी को आंसर करना कैसे है? लिखें, हाउ टू आंसर केस स्टडी क्वेश्चंस। हाउ टू आंसर
केस स्टडी क्वेश्चंस। देखें भाई, सवालात ना एग्जामिनर अगर आप टाइप्स के अंदर घुसकर देखें तो 3 तरह के पूछेगा। एक, बिल्कुल आपसे रट्टे के क्वेश्चन पूछेगा, जो तुमने याद किया है वो लिखना स्टार्ट कर दो। तो उसको आंसर कैसे करेंगे? जो याद किया है उसको लिख देंगे, एक सही। दूसरे कौन से क्वेश्चंस होंगे? आपको केस स्टडी देगा और सवाल जो रिक्वायरमेंट होगी ना वो नीचे बिल्कुल रट्टे वाली पूछ लेगा आपसे। आपको लगेगा क्या कि ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जबकि वो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होगा नहीं। वो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल नहीं होगा, वो सीम्स लॉजिकल या सीम्स कॉन्सेप्चुअल होगा। एक टाइप कौन सी है? कंप्लीट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, उसका जवाब भी क्या होगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड। दूसरा, जवाब उसका भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, लेकिन एग्जामिनर ने आपको एक केस स्टडी बना के दिया है, सवाल सीधा ही पूछा है, तो आप जब उसको आंसर करेंगे ना तो आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड ही करेंगे, लेकिन उसने ना ऊपर आपको कुछ कैरेक्टर्स दिए होंगे कि उसामा ने ये ऑफर की और नबील ने इसको एक्सेप्ट किया और गुलाम ने इसको ये कर दिया। आपको आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड देना है, लेकिन सर उस आंसर को देते हुए आप ख्याल क्या रखेंगे कि एग्जामिनर ने आपके लिए जो इतनी मेहनत की ना, नबील, गुलाम, उसामा सबको बुलाकर ये जो पूरा चरिंद परिंद बिठाया है, आपको इन लोगों के नाम लिखने होंगे कि उसामा ने ये किया था तो नबील का आंसर इस तरह का होना चाहिए। आंसर आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होगा, लेकिन उन कैरेक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए 2 आंसर्स। तीसरा जो आपसे पूछेगा, जिसमें मुश्किल होती है सबसे ज्यादा, और वो क्या होते हैं सर? वो आपके कॉन्सेप्चुअल या लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। उसको आंसर करने का तरीका बता रहा हूं। 3 किस्म के सवालात हैं, स्ट्रेट रट्टे वाले, स्ट्रेट रट्टे वाले नहीं, लगेंगे लॉजिकल हैं, प्रिटेंड कर रहा होगा। तो हम क्या करेंगे? उसने जो मेहनत की है ना, उसकी मेहनत में से कुछ चीजें निकाल के लिखते जाएंगे। तीसरा, इसको आंसर करने का तरीका देखें। आपने सबसे पहले आपने ये देखना है कि सर कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। एग्जामिनर करता क्या है? पहले एग्जामिनर आपसे सवालात पूछा करता था, आज से 4 साल 5 साल पहले 8 नंबर का क्वेश्चन, 7 नंबर का क्वेश्चन, इतने ज्यादा मार्क्स की वेटेज के सवालात आपसे पूछता था। अब आपका एग्जामिनर ऐसा नहीं करता। अब एग्जामिनर ने अपनी सोच चेंज की है कुछ, लेकिन आपको कुछ सवालात दिखेंगे, क्योंकि हम तो पास्ट के पता नहीं कितने सालों के सवालात देख रहे होंगे हम। तकरीबन मेरा ख्याल है कोई पिछले 8 से 10 सालों के क्वेश्चंस होंगे इसमें। अब सर एग्जामिनर हमारे पास जो है वो पता नहीं 7 नंबर का भी पूछ रहा होगा, हमें उसको आंसर उस तरीके से नहीं करना। आंसर हमें उतना ही करना है जितना मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अब एग्जामिनर क्या करता है, आपसे 4 बहुत हो गया तो 5 नंबर का सवाल पूछता है, क्योंकि एग्जामिनर करना क्या चाहता है कि आपसे 100 मार्क्स के अंदर 10 सवाल देता है, लेकिन सब पार्ट तकरीबन कोई 20 से 25 देता है। अब 20 से 25 होंगे तो हर चीज 4-4, 5-5 नंबर की, 3-3 नंबर की होगी, जब भी तो इतने सारे सब पार्ट्स निकलेंगे, वरना तो सब पार्ट इतने निकलेंगे ही नहीं। तो जब आप इतना बड़ा पेपर देखोगे ना तो आप वैसे ही बोलोगे भाई ये क्या आ गया। समझ आ रही है बात? तो आपको पहले से इस बात के लिए रेडी कर रहे हैं कि इतने सवालात होंगे आपके सामने, सब पार्ट्स होंगे इतने सारे, लेकिन सारे सब पार्ट्स छोटे 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 होंगे। अब सर अगर एग्जामिनर मेरा 4 मार्क्स का मुझसे केस स्टडी पूछता है तो मैं आंसर करूंगा कैसे?
मुझे सबसे पहले बताना होगा कि सर इस सवाल में इशू क्या है। इशू मैं कहां से बताता हूं? उसी क्वेश्चन के अंदर इशू लिखा हुआ होता है कि ये मसला हुआ है, हारून और रशीद का ये फड्डा चल रहा है प्रॉपर्टी के लिए, काम के लिए। इशू बता दिया आपने, यानी इशू निकलेगा कहां से? आपके क्वेश्चन में से। फिर आप क्या बताएंगे? सर लॉ क्या होगा? अज्यूमिंग ऑफर के ऊपर है, ऑफर की रिवोकेशन के ऊपर है, ऑफर के एसेंशियल्स के ऊपर है। ऑफर की एसेंशियल्स में से भी स्पेसिफिकली डेफिनेट एंड क्लियर के ऊपर है। आपको कैसे पता लगेगा कि सर डेफिनेट एंड क्लियर के ऊपर है? क्योंकि आप देखेंगे वहां पर ऑफर जो है वो क्लैरिटी के साथ नहीं की गई होगी, कंडीशंस प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं होंगी, प्राइसेस नहीं बताई हुई होंगी। तो आप क्या बोलेंगे? यहां मसला क्या है? डेफिनेट एंड क्लियर। तो आप लॉ में क्या लिख देंगे? डेफिनेट एंड क्लियर, और उस बात को लिखना स्टार्ट कर देंगे 2 लाइनों में। क्या सुनो? फिर आप क्या बताएंगे? फिर आप इसी चीज की करेंगे एक्सप्लेनेशन, यानी केस को और लॉ को आप क्या करते जाएंगे? लिंक करते जाएंगे। केस को और लॉ को आप क्या करते जाएंगे? लिंक करते जाएंगे। और लिंक करने के बाद फिर आप क्या लिखेंगे? फिर आप अपना डिसीजन देंगे कि सर यहां पर सर्टेनिटी नहीं थी, यहां पे इनडेफिनिट चीज थी, यहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर नहीं थी, इस वजह से ये ऑफर वैलिड नहीं होगी। बात समझ आ रही है? क्या आपको आंसर कैसे करना है? सर अगर 3 नंबर का है सवाल तो इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं? ये 3 चीजें 3 नंबर में ये लिखेंगे एलईडी। सर अगर 2 नंबर का है तो इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं? लॉ और डिसीजन। तो हम क्या लिखेंगे? एलडी, लॉ एंड डिसीजन। 1 नंबर का आएगा नहीं, क्योंकि अगर इसको यही पूछना है तो वो एमसीक्यूज में कहीं ना कहीं पूछ लेगा। लेकिन सर एमसीक्यूज 2 नंबर का भी हो सकता है, एमसीक्यूज 2.5 नंबर का भी हो सकता है। 15 नंबर की वेटेज होगी टोटल एमसीक्यूज की। ठीक है, तो किसी भी टॉपिक से कुछ भी, 18 चैप्टर्स हैं, 18 चैप्टर में से कुछ भी। अल्हम्दुलिल्लाह 18 में से एक चैप्टर कॉन्सेप्चुअली खत्म हुआ है, रीडिंग के लिहाज से नहीं हुआ, पास्ट पेपर्स के लिहाज से नहीं हुआ। तो अगली जो पूरी क्लास होगी वो पास्ट पेपर और रीडिंग पे होगी। हो सकता है कि हमारा टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाए, सब्र और तहम्मुल से बैठे रहिएगा। जब टॉपिक अर्ली खत्म हो जाएगा तो क्लास अर्ली खत्म हो जाएगी। जब टॉपिक ज्यादा टाइम का होगा तो हम 15-20 मिनट का मार्जिन निकाल लेंगे। ठीक है भाई, समझ आ गया आज की क्लास का सब कुछ? देख लें, अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो। सर मैं पूछ रही थी कि डिसीजन तो हम जो हमारी लॉ है उसी को आगे और एक्सप्लेन करेंगे ना? नहीं, डिसीजन में सर मैंने डिसीजन में क्या पूरी बहुत कुछ लिखना है? मैंने डिसीजन में क्या बहुत कुछ लिखना है? नहीं नहीं, आपने खाली एक स्टेटमेंट अपना बता देना है कि आपके लिहाज से ये ऑफर हुई है या नहीं हुई, आपके लिहाज से ये एक्सेप्टेंस हुई है या नहीं हुई। बस कितना आसान है। इसका मतलब सबसे अहम चीज क्या थी? कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, और अगर कॉन्सेप्ट हिल गया है फिर ये नहीं हल कर सकते, क्योंकि असल चीज तो है ही लॉ। अगर आपको लॉ नहीं पता, सर आप इसको आंसर कैसे करेंगे? फिर खत्म, सारी कहानी खत्म हो जाएगी। डन हो गया? कोई मसला है, कोई सवाल है? पक्की बात है भाई, कोई सवाल नहीं है? सबके सवालों के आंसर मिल गए? अब एक और चीज सुन लें, अपने सवालात आप लोग लिख लेंगे अपने पास, आंसर क्लास के एंड में दूंगा, सही है, ताकि क्लास हमारी अजीब ना हो रही हो।
चलें जी, से अल्हम्दुलिल्लाह, से अगेन अल्हम्दुलिल्लाह, स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखो। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से परसों, अगर कल ऑफ है तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, केनेस ऑफ है, आ गया मैसेज आपके पास? चलो भाई, अल्लाह हाफिज।